कृषि चैप्टर 4। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विविध विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती उसे कहते हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए की जाती है, से लेकर के वाणिज्यिक खेती का मतलब होता है कि आप जो भी खेती करते हैं वो व्यवसाय करने के लिए करते हैं, नगदी फसल भी इसे कहते हैं। तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी या परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अब यह कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब समझ रहे हैं आप? कर्तन दहन प्रणाली, इसमें क्या होता है, फसल करते हैं, उसको फिर जला देते हैं, एक आध फसल निकालते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं वहाँ से। जब कृषि वहाँ का उर्वरता ख़त्म हो जाती है तुरंत वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहते हैं और मणिपुर में पामलू कहते हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। इसी कृषि का नाम है कर्तन दहन प्रणाली, जो स्लैश एंड बर्न सिस्टम है कृषि का। उसी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं वहाँ पे इसको झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में वहाँ पे पामलू कहते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बस्तर जिले में इसको दीपा कहते हैं। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी आरंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा और उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या फिर वाल्टेरे कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में खिल्ल कहते हैं और झारखंड में कुरुआ, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में से झूम आदि कहते हैं। तो इसमें से कुछ नाम को आप जान लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इन्हीं नामों को डाल करके पूछते हैं, तो आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। रिंझा असम
असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी ला करके अपने खेत में सिंचित करने में सहायता करती है। ये होता है पहाड़ी एरिया में, ऐसा होता है कि बांस को काट करके नालियाँ बना करके वो ऊंचे पर्वतों से, जहाँ से नदियों का निकास होता है छोटे छोटे धाराओं में, वहाँ से वो अपने खेतों तक लाते हैं। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? इसी को ही कहते हैं कर्तन एवं दाह कृषि पद्धति, झूम कृषि पद्धति, दीपा कृषि पद्धति। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? गहन जीविका कृषि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होती है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादकता के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो मोटे तौर पे तो आपको पता है, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब यहाँ पे गहन जीविका कृषि होती है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिक पैदावार करने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। वाणिज्यिक कृषि कैसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ठीक है, क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? देखिए, कोई भी फसल हो, अगर वो सिर्फ जीवन यापन करने के लिए अपने जो आधारभूत आवश्यकता है उसको फुलफिल करने के लिए खेती की जा रही है तो उसको हम निर्वाह खेती कहते हैं या फिर जीविकापार्जन खेती कहते हैं। वाणिज्यिक खेती अगर उसी चीज़ का आप अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं और बाजार आधारित कृषि करते हैं, मतलब बाजार में जो डिमांड है उसके हिसाब से कृषि करते हैं और उसको बेचते हैं जिससे आपको कैश मिलता है, ठीक है, तो उसके हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े खेत में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, इंटरफेस है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। ठीक है, रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ठीक है, बिक्री के लिए होता है, इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब है शस्य प्रारूप। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। ठीक है, शस्य की ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ, जायद। शस्य मतलब वही फसल के ऋतु में कौन कौन से फसल होते हैं इधर में। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोया जाता है।
अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ठीक है, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य फसलें चावल हैं, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। ठीक है, मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल है। और ये रहा इंडिया का मैप जहाँ पे प्रमुख क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र दिए गए हैं चावल के लिए। ठीक है, तो जैसा कलर है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया चावल के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम असम का क्षेत्र देखें तो वहाँ पे, और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का भाग, कुछ झारखंड के और छत्तीसगढ़ के भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का एकदम पूर्वी भाग, कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं तेलंगाना का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र जो हैं, और इधर केरला के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे चावल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। और जहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं कलर, वहाँ पे गौड़ क्षेत्र है, मतलब उतना प्रभावित क्षेत्र नहीं है, वहाँ उतना सघन कृषि नहीं हो पाती चावल की। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान तथा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हैं, जिसको मिलेट्स बोलते हैं?
ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश हैं। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। क्या है, ऐसी फसल है यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, वांगर कहते हैं कि खादर कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग हेतु मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें, अगर दालें को देखें, भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन अर्थात रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आते हैं तिलहन। 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था और सन 2014 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था तोरिया में। ठीक है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार के सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के
कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से है प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों में होता है अरंडी, ठीक है, दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। ये देखिए आप, मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली है और सूरजमुखी और सरसों है, ये तीनों ही तिलहन के रूप हैं। और नीचे अगर देखें तो चाय की कृषि इस तरीके से होती है और चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं, एक एक पत्ती को चुनना होता है। इसमें चाय की खेती रोपड़ कृषि, इसको बागानी कृषि भी कहते हैं, का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसके कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्य भी चाय उगाई जाती है यहाँ पे भी। और सन 2014 में भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। कॉफ़ी, सन 2014 में भारत ने विश्व की लगभग 3.5% कॉफ़ी विश्व का करता था, 3.5% उत्पादन करता था। और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदान पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। फिर है बागवानी फसलें। सन 2014 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम और नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल और मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, ठीक है, मेघालय के अनानास और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। ठीक है, देखिए अखरोट, सेब और अनाज। अखरोट इस तरीके से दिखता है पेड़ पे, ये सेब हैं और ये अनार है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है भैया। उसके बाद रेशेदार अगर फसलें कहें तो रेशेदार फसलों में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। कपास हुआ, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होता है। चौथा रेशम कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो प्राकृतिक रेशम है। अब अखाद्य फसलों में सबसे पहला है रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और
उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। सन 2012-13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक रबड़ के उपयोग 2010 से 2011 में, ठीक है, मतलब किन किन क्षेत्रों में होता है। तो मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब में 62% रबड़ का उपयोग किया जाता है। सेकंड लेवल पे देखा जाए तो साइकिल टायर और ट्यूब के लिए किया जाता है। थर्ड लेवल पे अगर देखें तो जूते और चप्पल बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और फोर्थ पे रबड़ की नली बनाने में इसका प्रयोग होता है। रबड़ की नली और ऊँट की काठी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है रबड़ के फोम, गद्देदार वस्तुएं और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं रबड़ की। जो देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ें, विश्व भर में चौथा स्थान था जो मलबरी पेड़ के हरी पत्तियों पर पलता है। किसकी बात कर रहा है ये कोकून की बात कर रहा है। रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो कि मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, जिसको सेरीकल्चर कहते हैं। आते हैं कपास पे। भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। इसका जन्म यहीं हुआ। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उद्योग में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन के पठार के शुष्कतर क्षेत्रों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा तथा सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वर मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनका प्रयोग बोरियां, चटाइयां, रस्सी, तुंत और धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। ठीक है, नायलॉन क्या है? नायलॉन भैया ये मानव निर्मित धागा है, समझ लीजिए, जिससे आजकल बहुत तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। नायलॉन के चद्दर बनाए जाते हैं, नायलॉन के शर्ट बनाए जा रहे हैं, नायलॉन के आपके कंबल बनाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है और इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के संसाधनों के विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, इसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण ये सब हैं। ठीक है, भूमि सुधार के कानून
तो बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसीलिए 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान तथा किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों का स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार की घोषणाएं करती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्यक्रम चलाया गया था, भूदान ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे को उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करेंगे, उनके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। ठीक है, इसे भूदान नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में, उत्पादन में क्या योगदान है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की वरीयता दिया है। तालिका पॉइंट 1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है और एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस तालिका को देख सकते हैं आप। 2013-14 में
ठीक है, प्रतिशत में कितना था, सकल घरेलू उत्पाद में इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। और ये कृषि पहले जो इतना था 4.2, वो 2014-15 में माइनस हो गया और 15-16 में 1.1 की एडिशन हुआ, बढ़ा है। ठीक है, इतने प्रतिशत ग्रोथ हो रहा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ, कमी हुआ गया, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही अल्प मात्रा में है। और सकल घरेलू उत्पाद जो है वो मतलब जीडीपी जो है, जीडीपी वो 2000 कहीं ना कहीं 2013-14 में 6.6% की वृद्धि से हुआ ग्रोथ, और 7.2% की वृद्धि दर से 2014-15 में जीडीपी बढ़ी, और 2015-16 में 7.6% के वृद्धि दर से जीडीपी 15-16 में बढ़ी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016, ये अंतिम आंकड़े हैं। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है कृषि रूप में, ठीक है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम, जिसको सब्सिडी कहते हैं, कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिनके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। ठीक है, देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है। तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? खाद्य सुरक्षा। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों, जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। इस नीति का केंद्र जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडार की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई कहते हैं, करती है। कौन करता है भंडार की व्यवस्था? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी सब्सिडीज उपलब्ध कराती हैं और अब इन सहायकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़ा पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जलाक्रांता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या पैदा हो गई है।
ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तिया खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं और पंजाब और हरियाणा इसमें अग्रणी उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं के दो वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल कहते हैं, और गरीबी रेखा से ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन अर्थात एपीएल कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग हैं, परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए और कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ गए। और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपर्युक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिनमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हों। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध करवाने जैसे आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भूमि के आवासन, हाउसिंग इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। उर्वरक, पीड़कनाशक और कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। जल की जो है वो कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी आई है। असक्षम जल प्रबंधन से जल आक्रांता और लवणता की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दंड आरेख के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाएं तथा 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारण को भी ढूंढें। देखिए, जो समस्याएं खड़ी हैं उसका मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण। किसानों को मुफ्त बिजली उत्पन्न करवाने के कारण जल सघन फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमि जल को पंपों द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला और कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती के उदाहरण हैं। इससे भूमिगत जलभूत अर्थात एक्वाफायर में जल के भंडारण कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधा और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसीलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है।
ये आर्थिक सर्वेक्षण 2016 का डेटा है, इसको आप एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, इससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वैश्वीकरण में कृषि पर प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुई चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसान को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। अब सागौन के क्लोन का ऊतक संवर्धन हो रहा है यहाँ पे सागौन के। देखिए, आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलवृत्तों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि की निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, सम्मिलित है। मतलब किसी भी फसल के जेनेटिक्स को चेंज किया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, देखिए, विकसित और विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? किसी का नाम बताओ, लिख करना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोग, अगर आपको पता है तो। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का अनाज का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसीलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधे, बायोडीजल फसलें जिसको जट्रोफा कहते हैं और जोजोबा कहते हैं, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर किया जा सकता है। ठीक है, ये एक
बॉक्स से इसको पढ़ लेते हैं। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों का उत्पादन निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पादन, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। ये सोचने समझने की बात है। ऐसा रिस्क भारत में अभी तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत डरे हुए लोग हैं भाई भूखमरी से। अगला चैप्टर है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर 5।